चाइना बन चुका है इस पूरे संसार का एक तरह से फैक्ट्री मॉडल उसने एकदम एस कर लिया है, उसको डिप्लॉय किया उसने बहुत लार्ज स्केल पे, और हर प्रांत में उसने इतने सारे यूनिट खड़े कर दिए हैं कि अगर आप आज किसी दिन भी मार्केट जाएं, अगर एक दो कोई चीज़ें लें तो आप देखेंगे हर दूसरी चीज़ पे लिखा होगा मेड इन चाइना। भारत जो है वो चाइना से काफ़ी मिलती जुलती उसकी ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, उस तरह का ही एक तरह से इकोनॉमिक लेवल उसका कुछ साल पहले तक था। तो फिर ये क्यों है कि इतना गैप है चाइना के प्रोडक्शन में और इंडिया के प्रोडक्शन की क्वांटिटी में, मतलब वॉल्यूम में। मैं आपको कुछ आंकड़े उनके शेयर करूंगी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बोलते हैं, मतलब पूरे संसार में टोटल जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसमें किस परसेंटेज का शेयर हमारा है और किस परसेंटेज का शेयर चाइना का है। और आप चौंक नहीं जाएंगे, शॉक भी एकदम हो जाएंगे, क्योंकि चाइना तकरीबन 28% से भी ज़्यादा, एक तरह से कहा जाए तकरीबन 1/3 चीज़ें जो पूरे संसार में बनती हैं 28% से भी ज़्यादा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है चाइना का। और भारत का आप सोचिए क्या है, 3%, केवल 3%, जो बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा इसलिए भी है कि एक छोटा सा देश जैसे साउथ कोरिया, जिसका हमारे साथ कोई ज्योग्राफिकल एक तरह से कंपैरिजन नहीं हो सकता है, इतना डिफरेंस है साइज का, पॉपुलेशन का, हर तरह से। और साउथ कोरिया का भी टोटल शेयर है वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 3%, मतलब भारत और साउथ कोरिया 3% ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं और चाइना करता है तकरीबन 30%। इतना ज़्यादा गैप जो है, इसको हमें किस तरह से काउंटर करना है, इसके ऊपर बहुत सोच हुआ है, बहुत विचार विमर्श हुआ है, और एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, खासकर उसका नाम लॉजिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है वो लाई है, उसका नाम रखा है पीएम गति शक्ति। नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, गति शक्ति मतलब स्पीड देना, उसको गति देना प्रोजेक्ट्स को। क्यों नहीं हम प्रोडक्शन के एक सुपर पावर बन पाए हैं चाइना की तरह, और कैसे हम इस गैप को कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही कुछ समय में ही, कुछ सालों में आप देखेंगे कि हमारा 3% से काफ़ी एक्सेलरेट हो जाएगा प्रोडक्शन क्वांटम, और हम बहुत सारी फैक्ट्री जो चाइना में है उस तरह का प्रोडक्शन इंडिया में भी होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो परेशानी देखनी पड़ती है। परेशानी ये है कि हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें तकरीबन 50% जो प्रोजेक्ट हैं 40 से 50% वो डिले हैं, जो भी उनकी टाइमलाइंस हैं उनको वो मीट नहीं कर पाते। ये पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट ओवररन्स हैं, मतलब जो हमने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को इतना पैसा लगेगा उसके हम काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेट पे चले जाते हैं। ये दो प्राइमरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री के लेवल पे कि या ये डिले होते हैं या कॉस्ट ओवररन होता है। और इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा कारण है लैंड एक्विजिशन, मतलब ज़मीन नहीं मिल पाती इस समय पे। ये एक बहुत बड़ा कारण है डिलेज का, और उसके साथ है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का। तो अब जो ये स्कीम या प्रोजेक्ट कहा जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है जिसका नाम है पीएम गति शक्ति, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म 16 मिनिस्ट्रीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएगा। इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, और ये 16 मिनिस्ट्री क्या काम करेंगी? पहला है कि एक डिजिटली वो आपको इंफॉर्मेशन देंगी कि आपका डिज़ाइन ऑफ प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, क्या एस्टिमेट होना चाहिए, किस तरह की आपकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, तो डिज़ाइन ऑफ प्रोजेक्ट हो जाता है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कि ये आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसकी कीमत क्या लगेगी जो रियलिस्टिक है, ये नहीं कि ये होगी
और उसके बाद 2 गुना पैसा लगे और आप उसको कंप्लीट ना कर पाएं। तो एक रियलिस्टिक कॉस्ट दूसरा काम इसका होगा। और तीसरा होगा सीमलेस अप्रूवल, मतलब कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द हर मिनिस्ट्री से अप्रूवल कैसे मिले। ये 3 काम हो गए तो तकरीबन आप देखेंगे कि 100% सक्सेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 जो हैं मेन चीज़ें डिप्लॉय की गई हैं और इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कुछ हद तक सक्सेस आने लगा है। 1300 प्रोजेक्ट इस पे जो थे प्रोजेक्ट आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और उसमें से तकरीबन 422 प्रोजेक्ट ने कहा कि हमें दिक्कत हो रही है या हम डिलेज फील कर रहे हैं काम करने में। तो जो उन्होंने कंप्लेंट दिया तो वो सारी मिनिस्ट्रीज़ ने आपस में कोऑर्डिनेट किया। मैंने कहा 16 मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट पे आपस में तालमेल बिठाती है, और जो 422 कंप्लेंट्स थी ऑफ स्लो प्रोग्रेस उसमें 50% इस प्लेटफॉर्म ने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करती हैं, मतलब कि वो अब प्रोजेक्ट्स ऑन ट्रैक आ चुके हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट पे शुरू हुआ है और इस स्कीम से ज़्यादा गति पकड़ेंगे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा ये एक और काम करेगा, ये जो प्लेटफॉर्म है 16 मिनिस्ट्री जो आपस में तालमेल रखेंगी वो ये भी सोच रही है एक हब के तौर पे कि फ्यूचर हम आगे क्या करें, एक फ्यूचरिस्टिक विजन के लिए। ये तो मैंने अभी आपको बताया वो आज के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए। दूसरा फ्यूचरिस्टिक में वो देखेंगे कि कहाँ प्रोडक्शन क्लस्टर्स बन सकते हैं, मतलब कौन सी जगह किस देश में किस तरह की चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए बेस्ट सूटेड है। तो नॉर्थ में ये बनना चाहिए, इसमें इस प्रांत में ये बनना चाहिए, इस जगह में ये बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या उस चीज़ की ज़्यादा कैपेबिलिटी है। तो एक प्रोडक्शन क्लस्टर होगा और दूसरा उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट भी। ये फ्रेमवर्क ये ही गति शक्ति प्रोजेक्ट फ्रेम बनाएगा उसका कि वो जो प्रोडक्ट बने उसकी पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी, एयरलाइन के साथ कनेक्टिविटी और ट्रेन के साथ कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, कि जो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसे टर्मिनोलॉजी होती है कि शुरू से आखिरी तक उसकी कनेक्शन कैसी रहेगी, उसको वर्कआउट करेंगे कि यहाँ ये बनेगा और इस तरह से ये यूनिट से निकल के लास्ट ट्रेडिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए या दूसरी कोई जगह जहाँ पे उस सामान की ज़रूरत है कैसे पहुँचाई जाए। तो ये दूसरा इसका काम बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये मॉडल तकरीबन हमने देखा जो चाइना ने डिप्लॉय किया वो ही हम देख रहे हैं। 1980s में के आसपास चाइना ने इस तरह की थिंकिंग की थी और उस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, वैसे ही यूरोप ने ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किए थे। सेम मॉडल हम अपना रहे हैं और जल्दी ये 3 से 30% का गैप हम पूरा करना चाहते हैं और जल्द होगा भी, क्योंकि एक और कारण है यूक्रेन वॉर। आप बोलेंगे यूक्रेन वॉर का पीएम गति शक्ति के प्रोजेक्ट से क्या मेल? इससे बहुत बड़ा मेल ये है कि जो विदेश के देश हैं, बाहर के कंट्रीज हैं, उनमें एक थिंकिंग आई है कि डिपेंडेंसी हमें कभी एक देश पे नहीं रखनी। जर्मनी का एग्जाम्पल लीजिए, रशिया ने किया यूक्रेन पे हमला, सारे यूरोप ने उसका तकरीबन विरोध किया। अब जर्मनी भी विरोध कर रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, आपको यूक्रेन में नहीं अटैक करना चाहिए। मगर जर्मनी कितना बोले, क्योंकि उसकी जो सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है और खासकर विंटर जहाँ जर्मनी में इतनी ठंड पड़ती है कि उनको हीटिंग सिस्टम ज़बरदस्त लगाना पड़ता है, वो सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, जो तेल है, जो गैस है, वो रशिया देता है। अगर जर्मनी ने कह दिया कि रशिया आप बिल्कुल गलत कर रहे हो और यूएन में हम आपको अपोज करेंगे, वर्ल्ड के हर प्लेटफॉर्म पे अपोज करेंगे, हम अपनी मिलिट्री लगा देंगे, यूक्रेन को मदद करने के लिए भेज देंगे, तो रशिया बोलेगा मैं तुम्हें कल गैस नहीं दूंगा, पेट्रोल नहीं दूंगा, तुम क्या कर लोगे? पूरा का पूरा जर्मनी का एनर्जी का रिक्वायरमेंट ठप हो जाएगा। तो पूरे एक संसार में ये थॉट चल रहा है
कि किसी एक देश पर टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो देश आपको एक तरह से होस्टेज करेगा, कि आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी को भी होस्टेज कर देगा, कि आपको उनकी बात माननी पड़ेगी या आपको चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो आप जानते हैं कि आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक टर्म निकल के आया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उस टर्म का नाम है चाइना +1 पॉलिसी। मतलब कि चाइना अगर बाकी देशों में ज़्यादा से ज़्यादा सामान मैन्युफैक्चर करके भेज रहा है, तो वो दूसरे देश सोच रहे हैं कि चाइना के अलावा कम से कम एक देश और होना चाहिए जहाँ पे उनको वो सामान मिल पाए, कि वो पूरी तरह चाइना पे इतना डिपेंडेंट ना हो जाए कि उनकी इंटरनेशनल पॉलिसी चाइना को कहीं ना कहीं मजबूर कर पाए। तो वो मजबूर नहीं होना चाहते चाइना के हाथ में, इसलिए उन्होंने चाइना +1 पॉलिसी की है कि आप सामान दीजिए मगर एक और देश भी देगा, कि कल आपसे हमें सप्लाई चेन हमारा डिसरप्ट आप करेंगे तो हम दूसरे देश से वही सप्लाई ले पाएंगे। इसी कारण से इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को अपने आप को वर्ल्ड में कहना चाहिए कि हम भी ये सब सामान आपको बना के दे सकते हैं, और केवल चाइना नहीं, हमारे यहाँ पे भी फैक्ट्री लगाइए, और जो कुछ फैक्ट्रीज वहाँ शायद शिफ्ट करके इंडिया में ले आइए, तो एक बैलेंस बन जाएगा आपकी सप्लाई चेन्स में और कोई डिसरप्शन नहीं होगा। कुछ हद तक ये जो सिस्टम शुरू हुआ है, थिंकिंग शुरू हुई है, उसको ऑलरेडी सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि एप्पल जो अपनी 14 सीरीज ला रहा है वो चाइना में बनाने के बाद इंडिया में अब उसकी एक्सटेंशन की जो प्रोडक्शन होगी इंडिया में बनेगी। सैमसंग भी अपने फ़ोन इंडिया में बना रहा है, ओला इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी इंडिया में बना रहा है, उन्होंने सबने कमिटमेंट दे दिया है। और जब ये नए नए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स भी थोड़े रिजॉल्व हो जाएंगे, तो बाकी देश को और इंसेंटिव मिलेगा कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। तो ये अच्छी शुरुआत है कि ये गति शक्ति से सारे इम्पेडिमेंट्स रिमूव होंगे, जल्दी से जल्दी जो है सैंक्शंस मिलेंगे और प्रोजेक्ट्स बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बना तो बाहर के देश जो है वो आराम से आके अपना काम यहाँ पे कर पाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और हम मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जहाँ हम अभी 3% पे है, वहाँ से बहुत ही जल्दी बड़ी स्पीड से हम काफ़ी उसको डबल ट्रिपल कर पाएंगे आगे के सालों में और दिनों में।